हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र मौर्य आप लोगों को हम एक खूबसूरत और शानदार टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, और जिस पर पूरा वर्ल्ड डिपेंड होता है। अगर बायोलॉजी ना हो तो कोई वर्ल्ड स्टेबलाइज ना हो। ठीक, तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे इस क्लास 11th में। अभी तुम लोग क्लास 9th और 10th में जो पढ़े हो उसी को हम और इलेबोरेट कर कर और ज़्यादा कर कर पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। ठीक, तो हम जब इसको पढ़ते हैं, ठीक है, जब इसको पढ़ते हैं बायोलॉजी में तो पहले हम जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। देखो बच्चों, अभी तो डिफ़िकल्टी है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के सामने आकर नहीं बात कर सकते हैं, तो कैमरे के थ्रू हम इतना समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और एक काम करना आप लोग कि इसका प्रॉपर एक नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, कि नोट्स हमें लिख कर लेकर आना है। ठीक है, जब भी हम लोग मिलेंगे आपस में तो एक नोट्स रखे रहना इस पूरे चैप्टर का, या जितना भी हम चैप्टर ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे। ठीक, और जब ऑफलाइन आया जाएगा या हम लोग इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाया गया उसका प्रॉपर रिवीजन होगा, और साथ में जो भी चैप्टर छूटा है या जो नहीं पढ़ाया गया है या जो तुम लोगों को लेक्चर नहीं मिला है उस लेक्चर को हम प्रॉपर ऑफलाइन में पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना कंटेंट हम देंगे। अब देखो होगा क्या कि जब हम 11th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम प्रॉपर कंटेंट जान लेते हैं कि एक्चुअल में हमें 11th में पढ़ना क्या। ठीक, तो 11th में जब हम पढ़ते हैं बायो में, जैसे तुम लोग 9th या 10th में थे तो साइंस जो था उसमें फिजिक्स भी आता था, केमिस्ट्री भी आता था और बायो भी आता था। लेकिन जब 11th में आए या 12th में जाओगे तो वहाँ पर क्या हुआ कि साइंस को इन तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग एक यूनिक सब्जेक्ट डिसाइड कर दिया गया। जैसे बायो को अलग रखा गया है, उसके अलावा फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग। अगर जो बायो लिया है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश या अदर और कोई सब्जेक्ट है, उसमें फिजिकल साइंस हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, हिंदी हो सकता है, वो डिपेंड करता है जिसका जो बोर्ड हो और जो चूज किया हो। ठीक, तो बच्चों ये जो 5 बुक होते हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है और उसी के बेसिस पे हमें 5 पेपर देना होता है। ठीक, अब जब हम स्टार्ट करेंगे हम जो पढ़ाएंगे वो बायोलॉजी चैप्टर होगा। ठीक, बायोलॉजी में हमें टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। जैसे 5 बुक था उसी तरह 5 यूनिट पढ़ना। तो पहला जो यूनिट है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। ठीक है, हमारे अर्थ पर, टोटल हमारे अर्थ पर देखा जाए तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो वेरिएशन है उसी चीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला हम जानेंगे कि लाइफ क्या है, और वो लाइफ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसे हम नॉन लिविंग लोगों से डिस्टिंग्विश करेंगे या कैसे उनको सेपरेट करेंगे। जैसे ये बोर्ड है तो ये नॉन लिविंग है, हम लिविंग है, आप लिविंग है। इसके अलावा ये कैमरा नॉन लिविंग है, आपका जो पेन है वो नॉन लिविंग है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके बारे में हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, सेकेंड चैप्टर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। मतलब तुम लोग अभी 9th या 10th में पढ़े होगे आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, शायद 9th में है। ठीक, आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में बोला गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। उसमें मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, एनिमेलिया होता है और प्लांटी होता है। तो ये 5 सब्जेक्ट या 5 जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है, इस 5 को इसी जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है इसमें पढ़ना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कैसे ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करेंगे या उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको कैसे इजीली वे में हम याद कर सकते हैं, तो ये आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। थर्ड जो आएगा वो प्लांट किंगडम चैप्टर आएगा। प्लांट किंगडम में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्लांट का साम्राज्य, ठीक है, सॉरी, प्लांट का साम्राज्य कैसा है। तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के प्लांट है,
और कहाँ कहाँ पर उनका लोकेलिटी है और उनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है और साथ में उसका क्या एग्जाम्पल होता है। जैसे प्लांट में तुम लोग पढ़े होंगे कि एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। और एंजियोस्पर्म में दो पढ़े होंगे, मोनोकाट और डाइकाट। तो ये सारे प्लांट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मोस्टली हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी से कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो भी आप लोगों का जो भी एग्जाम होता है, ठीक है, चाहे वो नीट हो चाहे बोर्ड हो, वो सारे एग्जाम कहाँ पर बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी पर। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी मस्ट है कि उसको रखना है अपने साथ। जब भी हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी रहना चाहिए। जब भी आप बायो पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बायो में एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो समझ लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लीजिए, आपको इजीली अवेलेबल होगा। अगर आपको ऑफलाइन बुक प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस कंटेंट को देखिए। उसके बाद एनिमल किंगडम में हमारे अर्थ पर टोटल एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे तुम लोगों का आएगा पोरीफेरा आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, या कर सकते हो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। ठीक है, सिंपली हम डिवाइड करते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसको हम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में। इनवर्टिब्रेट में कई सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसी तरह वर्टिब्रेट में भी कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, तो उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब इसके बाद सेकेंड जो यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जैसे प्लांट और एनिमल्स हैं, उसका कैसा रूपरेखा है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, उसी चीज को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब होता है कि बाहरी कैरेक्टर, किसी चीज को हम देखकर बताएं कि इसकी ये प्रॉपर्टी है। जैसे हमें देखकर बोलोगे कि हमारे पास दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि हम बाहर से किसी चीज को देखकर बताएं, उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब एंजियोस्पर्म, जिसको डाइकाट और मोनोकाट कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अदर प्लांट होते हैं उसमें ब्रायो आता है, एल्गी आता है, टेरिडो आता है, जिम्नो आता है। तो ये नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाने का मतलब जिसके पास फ्लावर डेवलप करने की कैपेसिटी हो या फ्लावर उसमें आए, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक, और उसी की हमें मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी। और मॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे, रूट के बारे में जानेंगे, सूट के बारे में जानेंगे। और सूट में कई पार्ट होते हैं, जैसे लीफ होता है, स्टेम होता है, उसके अलावा फ्लावर होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो ये सारे, उसके अलावा फ्रूट होता है। ये सारे चीज़ों को हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, अब देखो बच्चा, नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसे हम बाहर देखकर बता दिए कि इसके पास इतना फ्रूट है, इतना लीफ है, इतना स्टेम है, इतना रूट है, ये हम बाहर से देखकर बता दिए। लेकिन अगर हम उसका सेक्शन काटें, सेक्शन मतलब उसके अंदर जाकर देखें कि लीफ के अंदर आखिर क्या है, तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी कहने का मतलब इंटरनल कैरेक्टर को अगर हम देखकर बताएं तो उसी को हम कहते हैं एनाटॉमी। और किसका हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट का। तो फ्लावरिंग प्लांट का हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल कैरेक्टर या एक्सटर्नल फीचर, और एनाटॉमी इंटरनल फीचर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि उसमें सेल का टाइप कैसा है और उसका अरेंजमेंट कैसा है।
तो ये सारी प्रॉपर्टी हम कहाँ पर देखेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसी में वैस्कुलर बंडल आएगा, उसके अलावा तुम्हारा लीफ का जो अरेंजमेंट होता है, लीफ में डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं, उस लेयर के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो चैप्टर होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मतलब कि एनिमल में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, इवन इसके अलावा हम अर्थवर्म के बारे में यहाँ पर प्रॉपर स्टडी करेंगे, और साथ में अपने बारे में भी पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेल्स कितने होते हैं और उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, हमारे जो बॉडी का जो लेयर होता है उस लेयर में कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं और उसका कैसे अरेंजमेंट होता है, किस कौन सा सेल कहां पर पाया जाता है, ये हम कहां पर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक, तो इतनी प्रॉपर्टी हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, 5th, 6th और 7th में। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक, नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्ट्रक्चर मतलब कोई ढांचा होगा, और फंक्शन मतलब उसका कार्य, किसी ढांचे का कार्य। और हमें ढांचा किसका पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, नॉन लिविंग का नहीं, कि ये घर है उसका काम क्या है, ये बोर्ड है इसका काम क्या है, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बायोलॉजी, हमें बायो इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि वहां पर लिविंग वर्ड है। बायो मतलब होता है लिविंग और लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। ठीक, तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो हम जब भी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तुम लोग पढ़े होगे 9th में या 10th में कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। ठीक है, या उसी को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ें, सेल के बारे में, कि सेल कैसा होता है और उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टी हम कहाँ पर पढ़ेंगे, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब जैसे ही सेल के बारे में पढ़ गए तो सेल किसका बना होता है। ठीक है, सेल आखिर बना होगा ना किसी चीज का, कि ऐसे ही सेल बन गया, कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा। तो जो मॉलिक्यूल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए यूज होता है उसी को कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें कौन कौन से एटम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, ये सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, या ये सारे एटम जो होते हैं मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और उसी में 4 बेसिक मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है। कौन कौन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा कुछ विटामिन और कुछ एंजाइम के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल में हम क्या पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी मॉलिक्यूल्स होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस कंपोनेंट का बना है उसी कंपोनेंट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कौन सा पाया जाता है, इसमें लिपिड कौन सा पाया जाता है, इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है। ये मत सोचना कि लिपिड है तो लिपिड है, लिपिड में भी कई सारे वेरिएशन होते हैं। जैसे तुम लोग पढ़े होंगे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए होता है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं। जैसे तुम लोग पढ़े होंगे एक ग्लूकोज सबसे कॉमन होता है, उसके अलावा फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन भी कई टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन होता है, सेकेंडरी प्रोटीन होता है, टर्सरी प्रोटीन होता है, क्वाटर्नरी प्रोटीन होता है, और प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। तो ये सारे कंपोनेंट हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे
कि लिपिड कितने टाइप के होते हैं, उसमें भी 2-3 टाइप, मेनली हम 2-3 टाइप के पढ़ेंगे कि फास्फोलिपिड क्या होता है, ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड्स। बहुत छोटा छोटा कॉमन चीज़ पढ़ना, इसमें बहुत ज़्यादा लिपिड के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। लिपिड तुम लोगों के सिलेबस में बहुत कम है, और न्यूक्लिक एसिड में हमें 2 पढ़ना है, डीएनए आरएनए। उसके अलावा कुछ विटामिन्स और कुछ एंजाइम के बारे में हमें स्टडी करना है कि एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक। अब इसके बाद जैसे ही सेल तैयार होता है तो देखे होंगे जैसे हम लोग हैं और एक बैक्टीरिया है। अभी तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कोरोना वायरस, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोरोना वायरस जो है वायरस है, और वायरस है तो वो वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग, ठीक। एक बार सोचो कि वायरस है, वायरस को हम लिविंग में रखते हैं कि नॉन लिविंग में, ठीक। क्या रखते हैं? लिविंग नहीं, वो नॉन लिविंग होता है। वही एक एक्सेप्शन होता है पूरे सेल थ्योरी का, जो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कि स्लाइडेन एंड स्वान ने बोला था कि ईच ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल या सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। रडॉल्फ विर्चो ने बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने, या जितने भी सेल्स होते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट के मिलके बने होते हैं। तो अब देखो, जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस में कोई भी सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, और इसके अलावा ऊपर से एक प्रोटीन का लेयर होता है। तो एक चीज याद रख लेना, जैसे अभी चल रहा है, अभी हम तुम लोग जैसे हमसे मिलोगे या हमसे इंटरेक्ट होगे तो हम वहाँ पर डिटेल में तुम लोगों को कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, क्योंकि जनरल है। और बोला गया है, एक टर्म होता है पैंडेमिक होता है, कि जो कोरोना वायरस है वो पैंडेमिक हो गया, बोला जाता है ऐसे ही, पैंडेमिक हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इपीडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, तो ये छोटे छोटे टर्म हैं, हम बीच बीच में इसको बताते रहेंगे आप लोग, ठीक। तो पैंडेमिक जान लेना कि देखो, इनिशियल में जो कोरोना वायरस था वो वुहान शहर में था, ठीक है, और कहीं पर नहीं गया। तो अगर कोई भी डिजीज या सिम्टम्स या कोई भी कंडीशन किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहे तो वो कहलाता है एंडेमिक, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हो तो वो कहलाएगा एंडेमिक, लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे वर्ल्ड में तो वो कहलाता है पैंडेमिक, ठीक। तो ये क्या हो गया, पैंडेमिक। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोरोना वायरस इस समय पैंडेमिक हो गया, और उसका कोई भी रोकथाम नहीं है, कोई भी रोकने का तरीका नहीं है कि उसको रोक दिया जाए एक अचानक से। उसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखो, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बाहर में निकल रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, ठीक। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या करना है कि हमें सेल साइकिल, जैसे बोला गया है कि बैक्टीरिया है और हम लोग हैं। बैक्टीरिया कहा गया यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का बना, और हम लोग मल्टी सेलुलर। लेकिन तुम लोग जब पढ़ते हो कि ये स्पर्म है और ये ओवम, और ये जब फ्यूज हुआ तो जाइगोट बना। और जाइगोट कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जाइगोट में, स्पर्म और ओवम, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना सेल होगा, 2 सेल होगा। गधा हो, 2 नहीं 1 सेल होता है, ठीक है। दोनों को फ्यूज करवा दिए ना, जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद जो सेल बना वो सिंगल सेल। मतलब जितने भी हमारे अर्थ पर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल के होते हैं, ठीक। चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो।
इनिशियल में जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो वो सिंगल सेल से अराइज होता है। अब बात आती है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग इसी में आगे चलकर जाइगोट इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। और न्यू ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर कई सारे सेल्स के बने होते हैं। तो अब जैसे एक सेल से हमें कई सारे सेल्स बनाना है, ठीक है, एक सेल को हमें कई सारे सेल्स में कन्वर्ट करना, मिलियंस ऑफ सेल्स। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो ये मिलियन ऑफ सेल्स कैसे बना सकते हैं? कोई ना कोई प्रोसेस होगा, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन। कि सेल साइकिल के थ्रू सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होकर कई नंबर ऑफ सेल्स या कॉपी बनाता है, तो उसी को कहते हैं सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, अब इतना तो समझ में आया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट 4th और 5th, 4 और 5th बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैसिनेटिंग चैप्टर होता है, बहुत लाजवाब चैप्टर है। इसमें से कुछ चैप्टर को छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम जो चैप्टर है वो हम लोगों से। और ये जो चैप्टर पढ़ोगे, ये जब पढ़ोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि हमारे बारे में है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी कि अपने बारे में, प्लांट के बारे में थोड़ा बोर हो सकते हो कि अरे मारो ये प्लांट है, इसमें मन नहीं कर रहा। लेकिन जब ये आएगा तो जो लाजवाब आनंद आएगा, जो मज़ा आएगा, पूछने वाली बात है। ठीक, इसमें भी मज़ा आता है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें बहुत मज़ा आता है। ठीक, बहुत मज़ा आता है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें तो पढ़ाना दोनों है और आप लोगों को दोनों पढ़ना है। तो इसको भी पढ़ लेना मन से भैया, इसको भी मन से पढ़ लेना, ठीक, जब पढ़ाया जाए। और कोशिश यही रहेगी कि लाजवाब दोनों हो, ठीक है। जब लाजवाब दोनों होगा तो दोनों मजा आएगा। ठीक, तो अगला जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में कि प्लांट कैसे अपना लाइफ स्टाइल जीता है। जैसे हम लोगों का लाइफ स्टाइल है खाना खाना है, सोना है, घूमना है, टहलना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है, उसी तरह प्लांट भी है कि प्लांट हम लोगों को भोजन बनाकर दे रहा है तो कुछ न कुछ तो करता होगा। उसको करने के लिए या अपने लाइफ को जीने के लिए कुछ तो करता होगा। और जीता कैसे है? इसी सारे प्रोसेस ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। क्या क्या? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा फूड को ट्रांसपोर्ट। और इसके जगह पर हम दो ही चीज पढ़ेंगे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, दो चीज पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, मजेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल और न्यूट्रिएंट। कि जैसे मिनरल जैसे हम लोगों को फूड मिलता है, खाना मिलता है, और खाने में बोला जाता है कई टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, और वो मिनरल प्लांट में कैसे अफेक्ट करता है या क्या बनाने की कोशिश करता है, उसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के प्लांट में मिनरल लगते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर वो मिनरल गायब हो गए उस जगह से या उस प्लांट से, तो उस प्लांट में क्या डिजीज हो सकती, तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, अगला बहुत अच्छा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अगर ये नहीं होता तो शायद हमारे अर्थ पर कोई जिंदा रहता। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या करता है? हमें प्योर ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा ऑक्सीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया किसके लिए? जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए।
अगर ऑक्सीजन ही न रहे तो अर्थ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया, और वो भी में भी हो सकता है कोई फिजियोलॉजी से लॉस हो सकता है, कुछ बच सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक, और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरा, अगर भोजन ना मिले तब भी जिंदा रह पाओगे? नहीं ना। तो ये क्या करता है? फूड बनाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है, जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और साथ में फूड भी मिल रहा है। अगर ये दोनों न रहे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये भी चंद्रमा की तरह हो जाएगा, या मार्स की तरह हो जाएगा, या कह सकते हो मंगल ग्रह की तरह हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ठीक। अगला है रिस्पायरेशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे फूड मॉलिक्यूल आया और उस फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। प्लांट में रिस्पायरेशन इन प्लांट, ठीक है। तो रिस्पायरेशन कहने का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, कि फूड जो ये बना है प्लांट इसको कैसे खाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो भी फूड बना है वो हमें दे दिया, अपने निठल्ला होकर बैठा है, ऐसा नहीं करता है। जैसे घर पर मम्मी खाना बनाती है तो ऐसा नहीं करती है कि वो पूरा खाना आप ही लोगों को दे दे कि आप लोग खा लीजिए, हम भूखे सोएं, फिर कल सुबह उठे फिर खाना बनाए आपको दे दें और हम वैसे ही रहें। ऐसा नहीं होता है, वो भी खाती हैं और साथ में हम लोगों को भी देती है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है रिस्पायरेशन में। फूड जो बना है उसको कुछ यूज करता है प्लांट अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसी को कहते हैं रिस्पायरेशन। अगला है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब ये फूड खा लिया तो कैसे बढ़ता है और उसका डेवलप कैसे होता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कैसे बनता है, वो चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट 5 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है। अपने बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट होता है खाने से। अगर खाना न हो तो दिमाग काम ना करे, तो इसीलिए सबसे पहला चैप्टर रखा है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक। तो ये पहले पेट पूजा किया जाए कि डाइजेशन में क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद दूसरा काम देखा जाएगा। तो पहले डाइजेशन हुआ कि हम लोग जो खाना खाएं उसको कैसे डाइजेस्ट किए और कैसे एब्जॉर्ब कर ब्लड में दे दिए। उसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और खाना खाने के बाद हम बोलें कि दो ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक खाना होता है। तो खाना तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि सांस तो हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन खाना सबसे पहले होता है। तो पहले खाना खाया, उसको पचाया और फिर उसके बाद सांस लिया, कि सांस को हम लेने के लिए हम कौन सा आर्गन यूज करते हैं और उस आर्गन का कैसे फिजियोलॉजी होता है या कैसे वो काम करता है। फिजियोलॉजी मतलब कैसे वो वर्क करता है, ठीक। तो वर्क यहाँ पर होगा। अब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जब खाना खा लिए तो उस खाने को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में भेजना है, और उस बॉडी पार्ट में भेजने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर हार्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, हार्ट ब्लड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लंग्स के बारे में, इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, माउथ हो गया, यहाँ पढ़ेंगे। इसमें लंग, इसमें हार्ट, ब्लड। अगला है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जैसे खाना खाते हैं तो कुछ बेस्ट प्रोडक्ट होता है, कुछ हानिकारक प्रोडक्ट होता है, तो उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए नेक्स्ट आता है एक्सक्रीट। तो एक्सक्रीशन में हम क्या करते हैं, किडनी का यूज करते हैं, किडनी फिल्टर करता है, उसको रिमूव करता है। अगला है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि लोकोमोशन कैसे चलते हैं, खाना खाने के बाद एनर्जी मिल गया तो क्या करोगे, अपना काम करोगे, उसी काम को कैसे हम परफॉर्म करते हैं, कौन सा
सेल्स या कौन सा मसल्स यूज होता है और वो कैसे काम करता है ये, और उस मसल्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है, अब ब्रेन का काम कर। तो ब्रेन में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है कि हर काम को एक प्रॉपर तरीके से किया जाए, उस प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोन्स आते हैं और वो हार्मोन्स कहलाता है केमिकल, ठीक है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। तो टोटल इतना चैप्टर होता है जिसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो 11th में इतना चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अपने दुनिया के बारे में, अपने लाइफ के बारे में जानना है। तो दुनिया और लाइफ के बारे में हम स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट चैप्टर, ठीक। हाँ बच्चों, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, यानी कि हमारे अर्थ या हमारी ये जो दुनिया है छोटी सी, इस दुनिया में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लिविंग होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग के बारे में बात करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बात आती है लाइफ की। लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ क्या है, ठीक है, जीवन क्या है। जैसे भगवत गीता में या जो मोमडम लोग होंगे तो वो कुरान में पढ़े होंगे, जीवन में जो जन्म है वो सत्य नहीं है लेकिन मृत्यु सत्य है, ठीक। तो जब मृत्यु आती है तो उसके पहले का जो लाइफ होता है या उसके पहले का जो इवेंट होता है उसी को हम नाम देते हैं लाइफ, ठीक। अब ये तो हो गया फिलॉसफी, ठीक है, ये मतलब जो महात्मा लोग का गए हैं जो, या हमारे जो अच्छे बुक्स हैं उनमें जो बोला गया इस तरह। लेकिन हम क्या करेंगे, बायो के टर्म में पढ़ेंगे कि बायो टर्म में कैसे लाइफ को डिफाइन करोगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करोगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम पूछें कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम अपने को बोल रहे हैं कि हम हैं, आप हैं, ठीक है, और ये बोर्ड है, तीन चीज़ें। इसमें पूछें कि कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म या कौन ऐसा पार्ट है जो अपने को कहेगा कि हम लिविंग हैं, और कौन ऐसा है जो अपने को कहेगा नॉन लिविंग है या कह ही नहीं सकता। तो तुरंत दिमाग में आएगा कि ये बोर्ड नहीं बोल सकता, ये बोर्ड कभी नहीं बता सकता कि ये हम लिविंग हैं, लेकिन हम लोग बता सकते हैं, ठीक। तो हम लोग जब बताते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो उसके लिए तो कुछ न कुछ इवेंट होगा, कुछ न कुछ तो प्रॉपर्टी होगी। तो उसी प्रॉपर्टी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक। तो पहला जो टर्म आता है लिविंग, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती होगी, सोचोगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बोलोगे कि हम लोग ग्रोथ करते हैं, ठीक है। दूसरा बोलोगे हम लोग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा बोलोगे हम लोग जो हैं रिस्पायरेशन करते हैं, या कह सकते हो रिस्पायरेशन छोड़ो, ये थोड़ा टफ टर्म है, कह सकते हो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। उसके अलावा कई सारे और कुछ लोग और स्पेसिफिक बोलेंगे तो कहोगे कि हम लोग सेल्फ रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं,
ठीक। इसके अलावा हम लोग किसी चीज के प्रति या जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी चीज के प्रति कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं। सेल्फ कॉन्शियस, या कह सकते हो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई चीज हमें आया तो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये चीज ये है, लेकिन नॉन लिविंग ऐसा नहीं बताता। ये बोर्ड नहीं बताएगा कि ये मार्कर है, हम हमारे ऊपर ये चलेगा, इसको नहीं पता है। या ये मार्कर कहाँ पर चलेगा इसको नहीं जाना, कि हम अगर इसको नीचे रख दें और कहें कि ये मार्कर चलेगा अपने आप, तो ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक। और भी कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं जो कि बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बोलेंगे कि ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ये जैसे ग्रोथ है, मूवमेंट है, ब्रीदिंग है, सेल्फ रिप्रोड्यूस है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन लिविंग में भी ये प्रॉपर्टी होती होगी। तो इस हिसाब से तो नॉन लिविंग भी एक तरह से, या जो नॉन लिविंग पार्ट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, वो भी लिविंग में आ जाना चाहिए। अगर वो ग्रोथ कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो ब्रीदिंग कर रहा है, वो सेल्फ रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है स्टिमुलस के प्रति, तो उसको भी तो लिविंग आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो कोई ना कोई एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता होगा। ठीक है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगा जो लिविंग को डिफाइन करता होगा इसके अलावा, और वो प्रॉपर्टी होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, यही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई भी इसका अपवाद नहीं होता। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो समझ लो वो लिविंग कैरेक्टर है, नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग है। ठीक, अगर ग्रोथ हो रहा है तब भी वो हो सकता है लिविंग हो सकता है नॉन। मूवमेंट हो रहा है तो हो सकता है लिविंग हो सकता है नॉन। ब्रीदिंग हो रहा है, हो सकता है लिविंग हो सकता है नॉन लिविंग। सेल्फ रिप्रोड्यूस हो रहा है तो मोस्टली जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, रिप्रोडक्शन जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स नहीं भी करते हैं। जैसे हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम सुनकर भी अनसुना कर दो, कोई मतलब नहीं। जैसे कोमा पेशेंट को उठाकर छत से फेंक दो, तुम्हें कोई गाली नहीं देगा, तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधे आराम से नीचे गिर जाएगा। उसी तरह किसी का पार्ट, कोई बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाए, उसको काट कर फेंक दो तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा कि जाने दो, वो हमारा है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहोगे कि वो नॉन लिविंग हो गया? तो कोमा पेशेंट को तो जला दफना देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, तो ये प्रॉपर्टी यही होती है। ठीक, अब कहोगे सर आप इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन कैसे डिफाइन करोगे या कैसे बताओगे कि ग्रोथ, मूवमेंट, ब्रीदिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये नॉन लिविंग या लिविंग का कैरेक्टर प्रॉपर तरीके से नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं, केवल मेटाबॉलिक प्रोसेस ही अच्छे तरीके से। तो उसी के बारे में हम बच्चा डिस्कस करें। ठीक, तो डिस्कस में जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टार्ट करते हैं ग्रोथ के बारे में। इसको लिखते चलो, ठीक है, इसको लिखते रहो। अगर मान लो तुम्हारा
वीडियो में हम तेजी से चल गए हैं, तो तुम क्या करो, वीडियो को पॉज करके और उसको लिख लो प्रॉपर अच्छे तरीके से, अपना एक नोट्स तैयार करो। हमारे ख्याल से लॉकडाउन कुछ रीजन में खुल गया है, कुछ रीजन में नहीं भी खुला है, तो जहाँ पर नहीं खुला वहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जहाँ पर खुल गया है वो बुक या कॉपी ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी ले लेना, अगर अवेलेबल होगा तो, नहीं है तो वो डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा, एक प्रॉपर अच्छे तरीके का नोट्स तैयार करिए, ठीक। तो ये दो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको करिए। इसके बाद हम लोग जैसे ही चैप्टर ख़त्म करेंगे या मिड चैप्टर में एक पेपर देंगे, उसको आप लोग सॉल्व कर जो भी डिस्कशन होगा या जो भी उसमें कमियां होंगी या जो भी न समझ में आया वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होता है, ठीक। पहला हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ, ठीक। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में दो टर्म आता है, एक इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर। इसी दोनों टर्म को हम कहते हैं ग्रोथ। अगर किसी का वेट बढ़ रहा है या किसी का नंबर बढ़ रहा है, इसी दोनों इवेंट को या इसी दोनों टर्म को हम कहते हैं ग्रोथ का एक फॉर्म, ठीक। अब जब हम ग्रोथ देखते हैं तो ग्रोथ दो टाइप का होता है। एक ग्रोथ ये टू टाइप का होता है। ग्रोथ आर टू टाइप्स। पहला एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा है इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। एक हो गया एक्सटर्नल ग्रोथ, एक हो गया इंटरनल ग्रोथ, ठीक। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक्सटर्नल मतलब बाहर से किसी चीज का ग्रोथ हो रहा है। तो यहां पर जो ग्रोथ होता है उसको डिसाइड कौन करेगा? आउटर फैक्टर, जो बाहर का जो फैक्टर होता है वो डिसाइड करे कि इस ऑर्गेनिज्म या इस पार्ट को ग्रोथ करना है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, या एक्सटर्नल ग्रोथ। अगर हमारा बॉडी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनसाइड फिजियोलॉजी, उसका अपना खुद का फिजियोलॉजी डिसाइड करे कि उस पार्ट को ग्रो करना है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं इंटरनल ग्रोथ। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ग्रोथ डिसाइडेड बाय आउटसाइडर फैक्टर, ठीक है। इसको डिसाइड कौन कर रहा है? आउटसाइडर फैक्टर। और ये जो ग्रोथ होता है, ये रिवर्सिबल होता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन ये ग्रोथ इनरिवर्सिबल कंडीशन होता है, ठीक है। तो दूसरा इसमें क्या होगा? ग्रोथ डिसाइडेड बाय आउटसाइडर फैक्टर, और इसका ग्रोथ डिसाइड बाय इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। अपना खुद का फैक्टर डिसाइड करेगा कि इसको ग्रोथ करना है कि नहीं करना। लेकिन इसमें क्या हो गया? आउटसाइडर फैक्टर। और ये कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। इन नेचर होता है, ठीक है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी कि ये फॉरवर्ड भी जा सकता है
और बैकवर्ड भी हो सकता है। लेकिन ये कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, हमेशा कैसा होता है, फॉरवर्डेड। ठीक, अब देखो जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ये किसमें देखने को मिलता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस में। जैसे एग्जाम्पल माउंटेन, उसके अलावा बोल्डर, ठीक है, माउंटेन्स, बोल्डर। अब कहोगे सर माउंटेन और बोल्डर, बोल्डर मतलब बड़ा बड़ा चट्टान या बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक है, और माउंटेन ये कैसे ग्रोथ करता होगा। अब देखो बच्चा, तुम लोग सुने होगे या नहीं भी सुने होगे, या ऑब्जर्व कर लो, सिंपल सा, जैसे अपने घर पर ही देख लो, घर पर कोई खिड़की हो या कोई दरवाज़ा हो या कोई अलमारी हो, तो उस पर देखते हो मिट्टी जमा होता रहता है हमेशा, ठीक है। और अचानक से कोई ऐसा फिजियोलॉजी हो या ऐसा चेंज हो कि वो मिट्टी उसी अलमारी से या उसी खिड़की से चिपक जाए और वो कभी ना हटे, तो क्या उस अलमारी या उस खिड़की का बॉडी वेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा, ठीक। तो जब बढ़ा तो ऐसे कंडीशन को हम नहीं कह सकते हैं ये ग्रोथ हुआ, कि बाहर से कोई चीज आया और डिपॉजिट हुआ और वो ग्रोथ कर गया, यानी कि उसका बॉडी मास इंक्रीज हो गया, ठीक। तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ। तो उसी तरह माउंटेन, मान लो जैसे हिमालय पर्वत है, मान लो इतना छोटा सा, मान लो है, नहीं है, ये तो पेंसिल्स भी इससे बड़ा होगा, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए। और हिमालय पर्वत के साइड से क्या होगा, कई सारी नदी जाएगी, ठीक है, और इसके चोटी पर हमेशा क्या होगा, बर्फ डिपॉजिट होता रहना, ठीक है। जब नदी जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट करेगा। अब क्या हुआ कि जो इतना छोटा था अब बढ़कर इतना बड़ा हो गया, तो ये ग्रोथ हुआ कि नहीं? तो ऐसे ग्रोथ जो कि बाहर से कोई फैक्टर डिसाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। और जो तो ये किस में देखने को मिला, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या सब्सटेंस। दूसरा इंटरनल ग्रोथ। अब इंटरनल ग्रोथ नंबर और मास के बेसिस पर अलग अलग देखने को मिलता है। इंटरनल ग्रोथ का दो ऑर्गेनिज्म देखा गया हमारे अर्थ पर, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे बैक्टीरिया आ गया, प्रोटिस्टा आ गया ये, और एक मल्टीसेलुलर आता है। तो यूनिसेलुलर और एक हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है और एक मोर देन वन टाइप के सेल्स के ऑर्गेनिज्म है। अब जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर इसमें ग्रोथ देखना हो, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अगर इसमें ग्रोथ देखना हो, जैसे हम लोगों का अगर ग्रोथ देखना हो और बैक्टीरिया का ग्रोथ देखना हो, तो दोनों में फर्क होता है। कैसे फर्क होता है? अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें क्या होगा, बॉडी वेट इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीजेस का साइज यही हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना होता है, तो इसमें नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें नंबर इंक्रीज हो। जब ये नंबर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है,
तो अगर बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका इंटरनल फिजियोलॉजी, और नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका इंटरनल। देखो यहाँ पर यूनिसेलुलर में क्या होता है, बॉडी वेट बढ़ता है लेकिन बहुत निग्लेजिबल होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बॉडी वेट बढ़ा, ये अनकंट्रोल या ये क्या करेगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड कर कर 2 नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर ले। तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है। तो जैसे कहा जाता है, अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है, जैसे हम लोगों का अगर नंबर हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें या अपने की बात करें, तो वो रिप्रोडक्शन का है। लेकिन यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, या कह सकते हो पर्यायवाची होते हैं, कि ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। किसमें? यूनिसेलुलर में। दोनों एक दूसरे का अपोजिट टर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा अगर जैसे कि सिंपल सा एक इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो मतलब एक अपने तरीके से तैयार किया हुआ कंडीशन, ठीक है। जैसे कि अगर बैक्टीरिया को ग्रोथ करना हो लैब में, तो क्या करते हैं, एक पेट्री डिस्क प्लेट होता है, ये प्लेट होता है, ठीक है, ऐसे प्लेट होता है, कटोरी जो होता है ना, उसी तरह का कुछ ऐसा प्लेट होता है, छोटा सा ग्लास का, और इसी में हम क्या करते हैं, मीडियम डालते हैं, यानी कि इसका भोजन। और इस भोजन में क्या होता है कि थोड़ा सा बैक्टीरिया या हल्का सा बैक्टीरिया किसी नीडल से लेकर यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं इसको ढककर, इस पर ढक्कन रहता है, ऐसे ढककर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उल्टा करके। और छोड़ने के बाद क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए जैसे ही छोड़ते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलोनी बैक्टीरिया का डेवलप होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन, या इसी को मीडियम, ठीक है, जहां पर हम क्या करेंगे, लैब में कल्चर कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये इन विट्रो कंडीशन में क्या किया, बैक्टीरिया को डेवलप करो। अब ये जो ग्रोथ हुआ कैसा हो गया, नंबर, इसका नंबर इंक्रीज होता है, इसका साइज या बॉडी वेट ऐसा नहीं होता है कि बैक्टीरिया जब कॉलोनी डालें तो उस समय 10 ग्राम था, मान लो 20 ग्राम था, और जब ये ग्रोथ किया तो 100 ग्राम हो गया, ऐसा नहीं होता, बहुत कम, रेयर है, ये बहुत नेग्लेजिबल इसका बॉडी मास होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसके नंबर के बेसिस पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसका ग्रोथ हुआ, और इसमें क्या करेंगे, बॉडी मास या बॉडी वेट के बेसिस पर हम डिसाइड करें। तो ये प्रॉपर्टी होता है। अब देखो, क्या हम कह सकते हैं ग्रोथ इज अ डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जितने लोग ग्रोथ करते हैं सभी लिविंग होते हैं? ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो माउंटेन भी लिविंग होता है, लेकिन होता तो है नहीं। तो इसलिए ग्रोथ इज, सो लिख लेना है एक लाइन, सो growth is not a deciding factor, so growth is not a deciding factor of living organism, ठीक है। लेकिन अगर सर्टेन कंडीशन के बेसिस पर डिसाइड करें कि कंडीशन ये रहे कि जितने भी इंटरनल ग्रोथ हो रहे हैं उसके बेसिस पर अगर डिसाइड करें, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी ग्रोथ करते हैं और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन वहां पर होना चाहिए, और कंडीशन क्या होना चाहिए, इंटरनल ग्रोथ इज अ डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिख लेना, इन सर्टेन कंडीशन सच एज इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज अ डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। लेकिन अगर नॉर्मल पूछे कि क्या ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये गलत है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी लिख लेना। अब इसके बाद मूवमेंट,
और एक पॉइंट लिख लेना वहाँ पर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट सेपरेट बाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से, ठीक है। उनका ग्रोथ एंड लिख लेना उसी के आगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स टू ईच अदर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स टू ईच अदर इन यूनिसेलुलर, ठीक। तो इतनी प्रॉपर्टी लिख लेना। अब इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूवमेंट। मूवमेंट को समझ लो, लिखना बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल सा तुम लोग भी देखे होगे कि जैसे प्लांट है और एनिमल्स है। जैसे तुम्हारे घर पर प्लांट तो होगा ही, कोई भी गमले का या कोई भी प्लांट है, और रात को उसको पानी वानी या दिन में पानी दिए, रात में वो चला गया तुम्हारे घर के बाहर घूमने कि गांव देख लें या शहर देख लें कैसा हो। ऐसा तो करता नहीं प्लांट, कि करता है? ऐसा नहीं करता। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट। तो प्लांट मूव नहीं किया, जब मूव नहीं किया तो क्या प्लांट नॉन लिविंग हो गया और हम लोग लिविंग हो गए? तो क्या बता सकते हो कि मूवमेंट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? गलत हो गया ना, कि प्लांट लिविंग होते हुए भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक। तो जब मूवमेंट नहीं कर रहा है तो ये भी गलत हो गया। इसके अलावा हम लिखे थे ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखो होता क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी गैस का एक्सचेंज करते हैं। लेकिन तुम लोग आगे चलकर पढ़ोगे एक चैप्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि सॉइल में कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होता है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कैसे सॉइल से नाइट्रोजन जाता है या सर्टेन गैस जाता है। तो सॉइल और एटमॉस्फेयर दोनों में गैस का एक्सचेंज होता रहता है। इवन वाटर जो है, वाटर के सरफेस से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है। तो क्या वाटर लिविंग हो गया या एटमॉस्फेयर लिविंग हो गया या सॉइल लिविंग हो गया? नहीं ना। तो ब्रीदिंग वहाँ पर भी तो हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हुआ, लेकिन वो भी नॉन लिविंग है, तो ये भी गलत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में।